हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम जो है बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं और बिल्डिंग मटेरियल में हमारा दूसरा चैप्टर जो है ब्रिक्स चल रहा है। और ब्रिक्स में हमने पिछले वीडियो में जो ब्रिक्स के डिफेक्ट होते हैं वो जो है डिस्कशन किए थे। तो एक बार मैं उसे दिखा देता हूँ आपको कि कहाँ तक हमने डिस्कशन किया था। तो यहाँ से हमने शुरू करा था डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक। और ब्रिक के जो है जितने भी सारे डिफेक्ट्स हैं और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, ये सारी बातें जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दी थी। अब जो हमारा इस ये वाला वीडियो है, उसके आगे की जो बात है, तो इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि जो ब्रिक है, अब ब्रिक जो है कई प्रकार की होती है, ठीक है। तो इस ब्रिक को जो है किस किस आधार पे जो है क्लासिफाई किया गया है, ठीक है ना। तो हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। तो हमारी हेडिंग रहेगी, लिखिएगा क्लासिफिकेशन, CLASSIFICATION, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। तो ईंट का जो है क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो देखिए, ईंट का जो है क्लासिफिकेशन कई आधार पे किया गया है, ठीक है ना। तो पहले उन आधारों को लिख लेते हैं किस किस आधार पे किया गया है और एक एक को जो है पढ़ते चलेंगे। तो पहला है, यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ फील्ड, FIELD, फील्ड प्रैक्टिस, PRACTICE। तो फील्ड प्रैक्टिस के आधार पे, यानी कि फील्ड में जब जब हम साइट पे कार्य करा रहे होते हैं तो वहाँ पे जो है ईंटों को किस किस नाम से जो है बोलते हैं। एक ये हो गया, फिर दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड, BASIS, बेसिस ऑफ ग्रेड। और दूसरा हमारा आधार हो गया ग्रेड के आधार पे। फिर इसके बाद से जो हमारा तीसरा आधार रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ बर्निंग, BURNING। तो तीसरा हो गया है कि हमने ईंट को जो है पकाया है, तो उसका एक आधार हम ले लेते हैं। फिर चौथा आधार हो गया यूज के आधार पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज। तो यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे उसके आधार पे। और पांचवा जो है टाइप्स के आधार पे, ठीक है, टाइप्स के आधार पे। और इसके बाद से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पे। तो सबसे पहले लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, COMPRESSIVE, कंप्रेसिव, STRENGTH, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और छठा जो है टाइप के आधार पे, ऑन दी बेसिस ऑफ टाइप्स। तो ईंट के प्रकार किस किस प्रकार के जो है ईंट हो सकती है, और इसके अलावा भी और क्लासिफिकेशन जो है हैं, लेकिन उनको लिखने का मतलब नहीं हो गया। जैसे कि मोल्डिंग के आधार पे, तो हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग। इसी तरीके से मोल्डिंग के स्थान के आधार पे, तो ग्राउंड मोल्डिंग और इसके बाद से टेबल मोल्डिंग, है ना। तो वो तो आपको पता ही है। तो वो जो है एग्जाम में नहीं पूछता, ठीक है, और पूछता भी है तो आपको पता है। तो ये जो है क्लासिफिकेशन करने के जो है कुछ आधार हो गए, जिनके आधार पे जो है हम ईंटों को अलग अलग कैटेगरी में बांट के और पढ़ेंगे, ठीक बात है ना। तो सबसे पहला जो है हम शुरू करते हैं फील्ड प्रैक्टिस के आधार पे। तो
हमारा जो है सबसे पहला जो बेस है यहाँ पे लिखेंगे पहला ऑन दी बेसिस ऑफ फील्ड प्रैक्टिस PRACTICE प्रैक्टिस। अब देखो फील्ड प्रैक्टिस के आधार पर जो है हम ईंटों को 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। फील्ड प्रैक्टिस के आधार पे ईंटों को हम 4 भागों में क्लासिफाई करते हैं। तो उसमें जो है पहला हो गया फर्स्ट क्लास ब्रिक, FIRST फर्स्ट क्लास ब्रिक, और दूसरा हो गया सेकेंड क्लास ब्रिक, SECOND सेकेंड क्लास ब्रिक, और तीसरा हो गया थर्ड THIRD थर्ड क्लास ब्रिक, और चौथा हो गया डी नंबर पे फोर्थ क्लास ब्रिक, FOURTH यहाँ पे ये R है, फोर्थ क्लास ब्रिक। तो ये जो है फील्ड प्रैक्टिस के आधार पर जो है हम ईंटों को 4 भागों में बांटते हैं। उसमें फील्ड पहला जो है फर्स्ट क्लास ब्रिक, दूसरा सेकेंड क्लास ब्रिक, तीसरा जो है थर्ड क्लास ब्रिक, और चौथा जो है फोर्थ क्लास ब्रिक, ठीक है। तो हम जो है ज़्यादातर यही यूज करते हैं कि कौन सी क्लास की जो है ईंट है, ठीक है, फील्ड में मतलब साइट पे। तो अब जो है हम फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, फिर सेकेंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, और इसके बाद से फोर्थ क्लास, और ऐसे ही आगे हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो अब फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है हम किसे कहते हैं, उसकी जो है खासियत क्या होती है, उसके गुण क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है, तो सबसे पहले उसकी जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है ये हम देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होगी उसकी जो मिनिमम स्ट्रेंथ होगी तो वो 105 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि किसी ईंट की जो है स्ट्रेंथ 105 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसे हम कह सकते हैं कि ये जो है फर्स्ट क्लास ब्रिक है, ठीक है। मिनिमम कह रहे हैं, कम से कम, इससे ज़्यादा और अधिक हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमम इतना रहना चाहिए फर्स्ट क्लास में आने के लिए। जैसे कि फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए मिनिमम नंबर इतना रहता है, उसी तरीके से फर्स्ट क्लास ब्रिक हम उसे कहेंगे जिसकी मिनिमम स्ट्रेंथ जो है 105 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो है होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात को जो है लिख लेते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक की मिनिमम मिनिमम COMPRESSIV कंप्रेसिव STRENGTH कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 105 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या अब देखो यहाँ पे 10.5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, या 105 मेगा पास्कल।
होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि ये जो फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो ईंट रहेगी तो उसकी जो ये स्ट्रेंथ है 105 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे जो है इसमें चेंज करना है न्यूटन में, ठीक है ना। तो इस 105 में, और ये केजी है, और इसमें जो जी है, ठीक है, जी, देखो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, मास हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेलरेशन के लिए हम जो है पृथ्वी का गुरुत्वीकरण यूज करेंगे, और वो हम यूज कर रहे हैं 10। ठीक है, 9.8 होता है, लेकिन हम जो है मोटा मोटी 10 यूज कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा, m इंटू ए या m इंटू जी। ठीक है, तो ये जो है बन जाएगा न्यूटन, और नीचे क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर में होता है 10 mm, 10 mm का जो है स्क्वायर, तो ये नीचे हो जाएगा 100 mm स्क्वायर। तो एक जीरो से, और एक जीरो ये खत्म हो गया 10, और ये जो नीचे 10 है इसे भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 10.5। ठीक है, और ऊपर क्या रह गया, न्यूटन, और नीचे क्या रह गया, mm²। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, 10.5 न्यूटन पर mm²। अब इसी न्यूटन प्रति mm² को मेगा पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, मेगा बोले तो, m बोले तो, m का मतलब है 10⁶, और न्यूटन प्रति mm² का मतलब है पास्कल। ठीक है ना, तो इसे मेगा पास्कल ही कहते हैं। तो अब जो है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये तीनों जो है एक ही हैं, और आपसे एग्जाम में तीनों में से कोई एक जो है पूछता है, तो एग्जाम में देने को कुछ भी दे सकता है, तो आप वहाँ पे कन्वर्जन थोड़े करेंगे। तो ये बात जो है ध्यान में रखिए। और एक और चीज जो है ध्यान में रखिए कि अगर केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो उसके एक अंक बाद जो है दशमलव लगाने पे वो न्यूटन प्रति mm² में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको बस इतना ऐसे ध्यान रखिए। जैसे 105 है तो 10.5 कर दीजिए, अगर 400 होता तो 40 कर दीजिए, 40 न्यूटन प्रति mm²। अगर 4 होता, 4 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता, तो इसे 0.4 न्यूटन प्रति mm² कर हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये पहले भी मैंने बताया आपको। तो जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होगी हमारी, उसकी जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो 105 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो है होती है। और इसकी जो है वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन जो है, जल अवशोषण क्षमता जो है 15% से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, तो दोनों को जो है ध्यान से जो है देखिएगा। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इसकी इसकी जल अवशोषण अवशोषण यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, WATER, वाटर ABSORPTION, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी यानी कि जल अवशोषण क्षमता, इसके ड्राई वेट के, इसके DRY, ड्राई WEIGST, ड्राई वेट के 15% से कम होनी चाहिए। ठीक बात है। अब जल अवशोषण क्षमता जो है, हमने वाटर टेस्ट किया था, तो वहां से जो है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका जो ड्राई वेट होगा, यानी कि ओवन ड्राई करने के बाद जो इसका वेट होगा, उसकी तुलना में हम देख रहे हैं तो 15% से कम होना चाहिए। ठीक बात है। और ये एक और दूसरा स्टेटमेंट है कि इसकी वाटर ABSORPTION, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जल अवशोषण क्षमता 20% से
अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो हमने स्टेटमेंट लिखा, ठीक है ना। तो पहले वाले में क्या कर रहा है कि इसकी जल अवशोषण जो है क्षमता इसके ड्राई वेट के 15% से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब रिस्ट्रिक्टेड किया गया है कि 15 से भैया कम होना चाहिए। तो अब कोई ज़रूरी है कि आप किसी को मतलब बाधित करोगे तो वो रुकेगा वहीं पे, तो वो रुकेगा नहीं। तो 15% से कम होना चाहिए, ये हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया है। इस हमने कहा है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा हो रहा है 15 से, तो कितने प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो 20% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 15 से अधिक हो रहा है तो चलेगा, लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये 20 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये फर्स्ट क्लास की जो है ब्रिक नहीं हम कहेंगे उसे, ठीक है ना। भले ही उसकी जो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतनी है, ठीक बात है। तो दोनों चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है। तो इसकी जो है 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, और 15 से कम है तो अच्छा है, ठीक है। तो ये दोनों जो है सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर ये नीचे वाला पूछा जाता है, CAPACITY। तो ज़्यादातर आपको 20% वाला पूछा जाएगा, और 15% वाला जब कॉम्प्लिकेटेड बनाना होगा तब वो पूछता है, ठीक है ना। तो कहेगा कि कितने से कम नहीं होनी चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए, तो 15% से कम नहीं होनी चाहिए। और ये दोनों जो है सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। तो हर एक लाइन जो है सवाल है। इसका कलर जो है चेरी रेड होता है। इसका COLOUR कलर CHERRY चेरी CHERRY चेरी रेड होता है। तो इसका कलर जो है चेरी रेड होता है। और अगर ये फर्स्ट क्लास की ब्रिक है तो इसके जो है कॉर्नर और एज जो होंगे वो शार्प होंगे, ठीक है ना। इसके CORNER कॉर्नर तथा EDGES एजेस SHARP शार्प, शार्प बोले तो तीक्ष्ण होते हैं। तो इसके कॉर्नर और एजेस जो है किनारे जो है शार्प होते हैं। अब फर्स्ट क्लास की ब्रिक है तो उसके सरफेस पे ना, उसके सरफेस पे आप नाखून से खुरचोगे तो उस पे जो है नाखून का कोई भी निशान जो है पड़वे नहीं करेगा। तो ये भी लिख लेते हैं SURFACE सरफेस को नाखून से खुरचने पर निशान नहीं पड़ना चाहिए। अगर निशान पड़ रहा है तो वो फर्स्ट क्लास की ब्रिक में जो है हम नहीं गिनती करेंगे उसकी। तो निशान जो है नहीं पड़ना चाहिए। फिर इसे हम 1.5 मीटर की हाइट से जो है गिराते हैं, और गिराने के बाद ये टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं ईंट को 1.5 मीटर की HIGHT हाइट से गिराने पर ईंट टूटनी नहीं चाहिए। तो अगर हम ईंट को 1.5 मीटर की हाइट से जो है नीचे गिरा रहे हैं तो वो टूटना नहीं चाहिए। ये फर्स्ट क्लास की ब्रिक है अगर होगी तो। और अगर अगर फर्स्ट क्लास की दो ईंटों को आपस में टकराएंगे तो वहां पे जैसे दो लोहे के टुकड़े ले करके और उसे आपस में जब टकराते हैं
टकराएंगे तो जैसी ध्वनि उत्पन्न होगी, जैसे हमें साउंड सुनाई देगा, वैसी ही दो ईंटों को आपस में जब टकराएंगे, जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होगी, तो हमें वैसी ही जो है ध्वनि सुनाई देनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ईंटों को दो ईंटों को आपस में टकराने पर धात्विक ये वो रहेगा, धात्विक ध्वनि यानी कि मेटालिक, METTALIC, मेटल मतलब होता है धातु, मेटालिक साउंड SOUND उत्पन्न होनी चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट क्लास की जो ब्रिक हो गई उसका वेट जो है, इसका वेट यानी कि भार 2.75 से 3 kg तक होता है। और यूज कहाँ करेंगे, तो फेसिंग मतलब जो फ्रंट पेज है आपका, घर के सामने यूज कर सकते हो, या कोई भी स्ट्रक्चर है उसके सामने वाले भाग में, क्योंकि ये ईंट जो है अच्छी है, देखने में सुंदर लगेगी। फिर पॉइंटिंग वर्क, POINTING, पॉइंटिंग वर्क एक बार लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं। RCC वर्क साथ में यहाँ पे लिख लो मेकिंग गुड, QUALIT वर्क, क्वालिटी STRUCTURE स्ट्रक्चर ETC। तो देखो, दो ईंटों को जब आपस में टकराएंगे तो जो ध्वनि उत्पन्न होगी, जो हमें साउंड सुनाई देगा, वो जैसे दो धातुओं को आपस में टकराएंगे वैसी ध्वनि सुनाई देनी चाहिए, ठीक है। और जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसका जो भार होता है वो जनरली, भार कह लो, भार अगर कहोगे तो W = mg होगा, और नहीं तो हम सीधा जो है इसका जो है मास मेजर करते हैं, तो वो 2.75 से जो है 3 kg के बीच होना चाहिए, ठीक है। 2.25 किलो से 3 किलो के बीच में इसका जो है भार रहता है। और इसका यूज जो है फेसिंग वर्क में करेंगे, यानी कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, घर है या कोई भी जो है स्ट्रक्चर है, तो उसके सामने वाले भाग में, क्योंकि इसके एजेस जो है शार्प हैं और ये चेरी रेड कलर का है, देखने में सुंदर लगेगा, ठीक है। और पॉइंटिंग वर्क में, तो आपने पॉइंटिंग वर्क किसे कहते हैं, आपने देखा होगा कि ये जैसे मान लो ये दीवार हो गई, तो मैं एक बार ईंटों को जोड़ देता हूँ, ये ईंटें जोड़ दी गई हैं, ठीक है। तो दीवार में ये ईंटें जोड़ दी जाती हैं, और जोड़ने के बाद आपने देखा होगा जैसे इसे ऐसे ही ना छोड़ दिया जाता है, जैसे यहाँ पे ये है, तो जैसे ये हॉरिजेंटल वाली लाइन है, हॉरिजेंटल लेयर है, तो यहाँ पे खांचा बना दिया जाएगा, फिर यहाँ पे खांचा बना के फिर ऐसे ऐसे मतलब खांचा काट करके छोड़ दिया जाता है, समझ पा रहे हो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा से पहले पहले जो है इसको पूरा फिल करा जाता है, मतलब एकदम पूरा पहले भर के और ऐसे खांचा करके छोड़ दिया जाता है, तो इसे कहते हैं पॉइंटिंग वर्क। और इसके साथ साथ जो है आरसीसी वर्क, तो आरसीसी वर्क जैसे कि मान लो देखते हो कहीं कहीं पे देखोगे तो जो है कंक्रीट की जो है स्लैब नहीं बनेगी, ईंट रहेगा और उसके बीच में जो है सरिया रहेगा,
फिर आपके जो सामान्यतः गाँव में जो बनता है, घर के जो लिंटल बनते हैं और कुर्सी बनते हैं, वो ऐसे-ऐसे ईंटें बिछाई रहती हैं और उनके बीच में जो है छड़ डाल के और जो है ढलैया मतलब मसाला घोल के और उसको बना दिया जाता है। तो जो है कुर्सी बन जाता है, उसी के साथ इसी तरीके से लिंटर भी बना देते हैं। तो ऐसे ही अच्छे कार्यों में जहाँ पे लोड ज़्यादा आ रहा है, वहाँ पे जो है इसका यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है? तो ये जो है फर्स्ट क्लास ईंट के बारे में जो है सारी बातें हो गई यहाँ से। और इसमें फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, वो सारे जो है आपको याद रखनी है और इसमें से पूछने को जो है आपसे कुछ भी पूछ सकता है ना? तो अब इसमें जो है कुछ कहने वाली बात है नहीं। अब दूसरा आते हैं हम लोग बी नंबर पे, सेकेंड क्लास ब्रिक, SECOND, सेकेंड क्लास ब्रिक। तो सेकेंड क्लास ब्रिक जो रहेगी तो उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 70 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं SECOND, सेकेंड क्लास ब्रिक की मिनिमम COMPRESSIV कंप्रेसिव STRENGTH कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को कितना कह देंगे, 7 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, या इसी को क्या कह देंगे, 7 मेगा पास्कल। ठीक है ना? होती है। तो इसकी जो है मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। और दूसरा, इसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, जल अवशोषण क्षमता है, वो 22% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो है 20% है। तो इसकी जल अवशोषण क्षमता, इसकी जल अवशोषण क्षमता जो है 22%। इसके ड्राई वेट के ना, यहाँ पे छूट गया, इसके DRY ड्राई WEIGHT ड्राई वेट का 22% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है कैपेसिटी है वो 22% से जो है इसकी अधिक नहीं होगी। ठीक है? और इसके बाद से हम आगे बात करेंगे। तो आगे बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि इसका कलर जो है चेरी रेड होगा फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए। तो अब ये सेकेंड क्लास की ब्रिक है, तो अब जाहिर सी बात है सेकेंड क्लास की ब्रिक है, उसकी स्ट्रेंथ जो है कम हो गई, वाटर एब्जॉर्प्शन क्षमता जो है ज़्यादा है, तो इसका कलर जो है अब चेरी रेड नहीं रहेगा। और इसके जो फर्स्ट क्लास ब्रिक में जो है कॉर्नर और एजेस जो है शार्प होते हैं, तो अब वो सेकेंड क्लास ब्रिक है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी स्ट्रेंथ जो है कितनी है, 70 है। यानी कि वो सही से पका हुआ नहीं है, तभी ना उसकी स्ट्रेंथ जो है 70 है। समझ पा रहे हो आप? अब ईंट की साइज तो सब सेम है, ईंट की साइज तो सबका जो है सेम है, और सभी ईंटों को जो है हम एक ही साथ जब भट्ठे में पकाते हैं, और भट्ठे में जब सारी ईंटें पक जाती हैं, तो उसी में से हम जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है उसे एक तरफ कर लेते हैं, फिर जो उससे थोड़ा कम रहता है उसे एक तरफ कर लेते हैं, फिर उससे जो थोड़ा कम रहता है उसे एक तरफ कर लेते हैं, और जो एकदम जल जल गया रहता है उसको हम एक तरफ कर लेते हैं। तो समझ पा रहे हो ना? जैसे कि कोई फल वाला क्या करता है, कोई फल वाला क्या करेगा कि उसके बागान में आम हो गए या सेब जो भी हो गया या अमरूद हो गए, तो वो बड़े बड़े अच्छे आमों को
आम तो तोड़ेगा सब एक ही बार, उसमें से जो बड़े बड़े अच्छे आम होंगे उनको एक तरफ कर लेगा, और जो छोटे छोटे होंगे वो एक तरफ कर लेगा, जो एकदम छोटे होंगे उनको एक तरफ कर लेगा। और इन तीनों का जो है रेट जो है अलग अलग बोलता है, और तोड़ा है उसने एक ही पेड़ से। आ रही है बात समझ में? तो सेम वैसे ही है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्लास की जो ब्रिकें होती हैं उनका शेप जो है जैसा हम बनाते हैं वैसा ही रहता है, लेकिन अ, उनके स्ट्रेंथ में अंतर होता है। और स्ट्रेंथ में अंतर क्यों होता है? क्योंकि वो सही से जो है पक नहीं पाती हैं, और जब स्ट्रेंथ में अंतर है और सही से पकी नहीं है तो उनकी जो जल अवशोषण क्षमता है वो अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी? क्योंकि हमने ऊपर डिस्कशन किया है, क्योंकि जो सिलिका है वो पिघल के और जो उनके वॉइड्स होते हैं उनमें भर जाता है। जब अच्छे से पका नहीं है तो वॉइड्स को अच्छे से भरेगा नहीं, और जब अच्छे से भरेगा नहीं तो वाटर जो है ज़्यादा सूखेगा। कनेक्ट हो पा रही है ये सारी बातें? तो ये चीज़ें हैं। और फोर्थ क्लास ब्रिक में आप देखते हो कि जो ईंट ईंट होती है वो जल गई रहती है, तो उसको हम फोर्थ क्लास में जो है बांट लेते हैं। तो समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो यहाँ पे जो इसका कॉर्नर होगा और जो एजेस होगा वो शार्प नहीं रह जाएगा, है ना? फर्स्ट क्वालिटी से जो है कुछ कम रहेगा। तो इस बात को हम जो है लिखेंगे नहीं। फिर सरफेस से खुरचने पे फर्स्ट क्लास में निशान जो है नहीं पड़ रहे थे, लेकिन इसमें जो है निशान पड़ने लगेगा, ठीक है? फिर 1.5 मीटर की हाइट से गिराएंगे तो टूट भी सकता है। ईंटों को आपस में टकराएंगे तो धात्विक ध्वनि जो है उत्पन्न नहीं होगी। फिर इसका वेट जो है 2.75 से 3 केजी के बीच में जो है नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अफेक्ट हो जाती है। तो अब इन बातों को फिर हम यहाँ पे क्या लिखें, ठीक है ना? तो इन बातों को जो है हम लिखेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, आपने बस समझ लिया। और सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए बस यही दो जो पॉइंट है वही इंपॉर्टेंट है, और इनको ही याद रखिएगा। एग्जाम में यही दो जो है पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है? तो सेकेंड क्लास ब्रिक की ईंट हो गई, और इसका यूज हम देख लेते हैं। तो इसका यूज जो है सेम वैसे ही करते हैं। अब फर्स्ट क्लास की ब्रिक जो थी उसको हम जो है फेसिंग वर्क में कर रहे थे, और फर्स्ट क्लास की ब्रिक का यूज हम कहाँ करेंगे? जहाँ पे इम्पोर्टेंट कार्य होगा, ठीक है ना? इम्पोर्टेंट मतलब कि जरूरी होगा, वहाँ पे लोड वोड ज़्यादा आ रहे होंगे तो वहाँ पे करेंगे। तो इसका यूज ना हम अनइम्पोर्टेंट कार्य में करते हैं। अनइम्पोर्टेंट, IMPORTANT, मतलब जो कम महत्व की हमारे कार्य हैं उनमें करते हैं, अनइम्पोर्टेंट वर्क में, ठीक है? और इसके साथ साथ इसका आरसीसी में भी यूज कर सकते हैं, आरसीसी वर्क। अब आरसीसी वर्क भी कैसा होगा? अनइम्पोर्टेंट होगा। हमारी बात समझ में? तो बस इतना सा जान लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला ईंट है थर्ड क्लास, ठीक है ना? तीसरा जो प्रकार है थर्ड क्लास, THIRD, थर्ड, CLASS, क्लास ब्रिक। तो थर्ड क्लास ब्रिक की जो है ईंट क्या होती है? तो थर्ड क्लास ब्रिक की जो ईंट होती है इसकी जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो 35 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, ठीक है? और इसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी होती है वो 25% से जो है अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो रही है तो ये जो है सही नहीं है, ठीक है? और इस ईंट का जो है कलर, ये क्योंकि ये सही से पका हुआ नहीं है तो इस वजह से ये जो है जो उसमें Fe2S जो होता है आयरन पाइराइट, तो ये रेड कलर प्रदान करता है ना? तो जब सही से पका हुआ नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा, और ईंट को जो है रेड कलर जो है नहीं मिल पाती है, तो इसका कलर जो है येलोइश हो जाता है, मतलब पीला। आप देखे होंगे YELLOWISH, पीला हो जाता है, मतलब पीला रहता है हल्का सा, ठीक है? अब इस पे जब नाखून से खुरचोगे तो खुरचने पे इस पे जो है गहरा निशान पड़ेगा, ठीक है? फर्स्ट क्लास में जो है निशान नहीं पड़ेगा, और इसमें गहरा निशान पड़ रहा है थर्ड क्लास में, और सेकेंड क्लास में जो है इन दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है? और जब इस ईंट को थर्ड क्लास की दो ईंटों को लेकर के आपस में जब टकराएंगे तो धातु की जो है ध्वनि नहीं सुनाई देगी, ठीक है ना? तो डल साउंड सुनाई देगा, धीमा जो है, ठीक है?
और इसका यूज हम वहाँ पे करेंगे, देख ही रहे हो कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, काफ़ी कम है। तो जहाँ पे लोड ना आ रहा हो, पार्टीशन वाल हो गया, ऐसी जगहों पे हम यूज करेंगे। तो इन सारी बातों को जो है लिख लेते हैं। तो क्या है, थर्ड CLASS क्लास, थर्ड क्लास ब्रिक की मिनिमम कंप्रेसिव COMPRESSIVE कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, थर्ड क्लास ब्रिक की जो है मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या 3.5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर या 3.5 मेगा पास्कल होती है ना। तो इसकी स्ट्रेंथ जो है इतनी होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन जो है कैपेसिटी इसकी, वाटर ABSORPTION वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसके ड्राई WEIGHT वेट के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी है वो इसके ड्राई वेट के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना। और जब ये पकेगा तो इसका जो कलर है वो येलोइश हो जाता है। इसका COLOUR मतलब पक नहीं पाता है पूरी तरीके से। इसका कलर जो है YELLOWISH येलोइश होता है। तो ये जो है पीले कलर का होता है और इस पे जो स्क्रैच करेंगे तो गहरे निशान पड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं नाखून से SCRATCH स्क्रैच करने पर गहरे निशान पड़ जाते हैं। जाहिर सी बात है जब वो पक नहीं पाया है तो क्या होगा कि मिट्टी मिट्टी रहेगा, ठीक है। तो स्क्रैच करोगे तो पूरी मिट्टी नहीं रहेगा, मतलब समझ रहे हो ना। तो जो है निशान पड़ जाएगा। अब यहाँ पे दो ईंटों को जब आपस में टकराएंगे तो यहाँ पे लिखो दो ईंटों को आपस, कौन सी दो ईंट, थर्ड क्लास की जो दो ईंटें हैं, दो ईंटों को आपस में टकराने पर क्या होगा, डल साउंड। तो DOUL डल यही होता है क्या, क्यों डल होता है, डल ये होता है DULL डल SOUND, मतलब मेटल जैसा नहीं सुनाई देगा। डल का मतलब जो है आप लोग सर्च मार के देख लेना क्या होता है, तो वैसे समझना, नहीं तो डल याद रखना, ठीक है। एग्जाम में यही पूछता है डल साउंड, और इसका जो मतलब होगा वो नहीं कहेगा। तो डल साउंड जो है उत्पन्न होता
है। तो जब आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, डल साउंड जो है उत्पन्न होगा। और इसका यूज हम कहाँ करेंगे, तो इसका यूज करेंगे वहां पे जहाँ पे लोड ना आ रहा हो, ठीक है, या जिस स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हैं हम वहां पे जो है लोड ना हो, तो यूज कहाँ करेंगे, नॉन लोड बियरिंग, नॉन लोड बियरिंग वाल, ठीक है। और कहाँ करेंगे, बाउंड्री वाल, BOUNDRY, जो आपके जो है किसी भी घर है या आपका जो भी जमीन है तो उसको अपना बनाने के लिए, मतलब वो आपका ही होता है, उसमें कुछ ना जाए, या घर की बाउंड्री करने के लिए कुछ गाय भैंस भेड़ बकरी ना जाए, कुत्ते ना जाए बाहरी, तो बाउंड्री वाल बनाते हैं, BOUNDARY, बाउंड्री वाल। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, पार्टीशन वाल, PARTATION, पार्टीशन वाल। और पार्टीशन वाल क्या होता है कि जो आपके दो घर बने हुए हैं, मान लो कॉलम पे हैं, तो कॉलम पे सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो अलग अलग कमरे को अलग करने के लिए उनके बीच में जो दीवार बनाई जाती है, आप देखते होंगे नॉर्मल एक 5 इंच की दीवार जो है ऐसे बना दी जाती है, ऐसे ईंट की बस केवल ऐसे, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं, मतलब सिंगल आधे ईंट की दीवार रहती है, समझ पा रहे हो आप फ्लेमिश बॉन्ड में। तो इसे हम कहते हैं पार्टीशन वाल, और इस पे जो है लोड नहीं आता, बस केवल ये डिवाइडर का कार्य करता है, ठीक है। तो ये जो है थर्ड क्लास की सारी प्रॉपर्टी थी। तो हमने जो है पढ़ लिया क्या, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। और हमारा एक और जो लास्ट है इसमें बचा हुआ क्या है, फोर्थ क्लास। तो यहाँ पे चौथा जो हेडिंग है डी नंबर, FOURTH, फोर्थ क्लास ब्रिक। तो फोर्थ क्लास की ब्रिक हो गई, क्या हो गया, ठीक है। तो फोर्थ क्लास की ब्रिक में जो है हम किन ईंटों को लेते हैं, तो हम उस ईंटों को इसमें कंसिडर करते हैं जो ईंटें क्या हुई हैं, भट्ठे में पकाते समय जल गई हैं, ठीक है। तो आप किसी भी भट्ठे में पकाओगे, आप किसी भी भट्ठे में या किसी भी तरीके से ईंटों को पकाओगे, तो क्या होगा कि ईंटें जो है कुछ ना कुछ तो जलेंगे ही। जो ईंटें जल जाती है या बहुत ज़्यादा पक गई है, आवश्यकता से ज़्यादा पक जाती है, तो अब आवश्यकता से ज़्यादा पक जाएगी तो क्या होगा भैया, हमने इसमें मिलाया था क्या, हमने मिलाया था इसमें क्या मिलाया था, सिलिका। तो सिलिका जब ज़्यादा मिलाया था, तो जब वो अच्छे से पक जाएगा, मतलब अच्छे से भी ज़्यादा पक जाएगा, तो क्या होगा कि सारा सिलिका जो है पूरी तरीके से पिघल जाएगा। और पिघलने के बाद सिलिके से ही क्या बनते हैं, ग्लासेस बनते हैं, शीशा बनता है। तो अब ये पूरा इसका सरफेस क्या होगा, शीशे जैसा हो जाएगा, एकदम प्लेन। अब आप जो है नॉर्मल एक शीशा, कांच का ग्लास, कोई भी बल्ब वल्ब देखते हो तो वो कितना चिकना रहता है, तो क्या आप उसे मसाले से जोड़ करके आपस में सटा सकते हो, तो नहीं सटा सकते ना। तो वैसा हो जाता, मतलब वैसा पूरी तरीके से नहीं होता, लेकिन इसका सरफेस जो है ग्लास जैसा हो ही जाता है। एक देखना, आप जो है झावा ईंट को देखना, वो पूरी तरीके से जली रहती है, और या ऐसी ईंट देखोगे वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई रहती है जल के, तो उसको देखोगे ना तो उस पे धूप पड़ती है तो वो चमकता है, ठीक है। तो वो उसमें चमकेगा वो, तो वो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि सिलिका की वजह से हो गया। और उसका यूज हम जब करेंगे तो बॉन्डिंग नहीं होगी, स्ट्रक्चर में हम यूज करेंगे तो बॉन्डिंग नहीं होगी। तो जब आपस में पकड़ है नहीं तो स्ट्रक्चर क्या होगा, फेल कर जाएगा, लोड आएगा तो वो सह नहीं पाएगा, ठीक है, वो सरेंडर कर देगा तुरंत। तो समझ गया। तो इसमें ना हम
फोर्थ क्लास ब्रिक में जो है इसकी स्ट्रेंथ जो होती है, पहले लिख लेते हैं, इसकी इसकी या ऐसे हम लिखते हैं जैसे लिख रहे थे ऊपर, FOURTH, फोर्थ क्लास ब्रिक की मिनिमम COMPRESSIV कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 300 टू 350, यानी कि 300 से 350 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, अब 300 से 350 है तो 30 से 35 न्यूटन आप कर ही लोगे, और उतना कर लोगे तो मेगा पास्कल उसके आगे लगा ही लोगे। ठीक है ना, तो ये जो है इसकी स्ट्रेंथ होती है। और दूसरा कि इसकी जो जल अवशोषण क्षमता है वो 10% से कम होती है। इसकी जल अवशोषण यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जल अवशोषण क्षमता 10% से कम होती है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है इसकी कैपेसिटी 10% से कम होती है। और फोर्थ क्लास ब्रिक के रूप में जो है हम तो यहाँ पे लिखते हैं ऐसे कि OVER, ओवर बर्न्ट, BURNT, बर्न्ट, यानी कि आवश्यकता से अधिक पकी हुई ब्रिक। ठीक है, ओवर बर्न्ट ब्रिक, और इसी को झामा ब्रिक कहते हैं। ठीक है ना, झामा का नाम सुना होगा, GH, झामा कहते हैं गांव में, GHAMMA, झामा ब्रिक। ओवरबर्न्ट या झामा ब्रिक को FOURTH, फोर्थ क्लास ब्रिक में CONSIDER, कंसीडर मतलब शामिल करते हैं। ठीक है, तो जो ओवरबर्न्ट ब्रिक हो गई या झामा ब्रिक हो गई, उसको हम कहते हैं कि ये जो है फोर्थ क्लास ब्रिक की ईंट है। ठीक बात है ना। और यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो यूज, तो इसका यूज जो है सबसे पहले बैलास्ट के रूप में, BALLAST, बैलास्ट के रूप में। बैलास्ट मतलब कि गिट्टी हो गया। तो ईंटों को, ये झामा ब्रिक है या ओवरबर्न्ट जो भी ब्रिक है, इसको तोड़ देंगे, गिट्टी जैसा बना देंगे, और इसका यूज जो है गिट्टी की जगह पे कर लेंगे, तो गिट्टी को इंग्लिश में बैलास्ट कहते हैं। ठीक है, फिर आपने देखा होगा फाउंडेशन में करते हैं, FOUNDATION, फाउंडेशन में। तो अगर आपका कोई घर बना होगा, आप बचपन में अभी बनवाएंगे, तो जो मिस्त्री होगा ना, वो जो छोटी मोटी जो टुकड़िया ईंट रहती है एकदम, मतलब जिनका यूज हम दीवार बनाने में नहीं कर पाते हैं, या कई लोग क्या करते हैं कि जिनका जो है बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लंबाई में दीवार बनानी होती है, तो वहाँ पे वो मिस्त्रियाँ क्या बोलते हैं कि आप मंगा लीजिए क्या, झामा ईंट, झामा ईंट। अब झामा ईंट को क्या करते हैं कि जब आप फाउंडेशन को खोदते हो, नींव बनाते हो दीवार के लिए, तो उसके नीचवा डाल के और दुरमुस से उसकी कुटाई कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जब कहीं पे देखोगे कि जब कोई नई रोड बनेगी, तो नई रोड में सबसे पहले क्या करा जाता है कि पहले तो मिट्टी भर दी जाती है। मिट्टी भरने के बाद
एक बेस बनाने के लिए उसके ऊपर जो ये ईंटें होती है, झामा ईंटें, और ये ईंटें मिट्टी भरने के बाद ये भी ईंटें डाल दी जाती हैं। अब ये ईंटें डाल दी जाएंगी तो एक बेस बन जाएगा। फिर इसके ऊपर जो गिट्टी होता है जो पत्थर वाला, वो डाल करके और अलग अलग लेयर में जो है बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका यूज जो है फाउंडेशन में, बेलास्ट के रूप में, फाउंडेशन में एंड रोड में, इसका यूज जो है ब्लास्ट के रूप में करते हैं, फाउंडेशन में करते हैं और रोड में करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नोट लिख लो। तो यहाँ पे देखो एक बात समझो, यहाँ पे लिखा गया है ओवरबर्न ब्रिक और झामा ब्रिक, ठीक है ना। तो झामा ब्रिक का मतलब कि ये जल गया है, ये ईंटें क्या हो गए, जल गया है। और जलने के बाद ये देखते हो तो इसका कलर क्या हो जाता है, नीले टाइप का दिखता है आपको, हल्का 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 काला जैसा दिखता है, काला नीला, ठीक है ना। तो वैसा कलर दिखता है। और ओवरबर्न मतलब कि इसका शेप जो है कुछ, जो ईंट का हमने शेप दिया था उस शेप में ही है, या थोड़ा मोड़ा जो है डिफॉर्म हो गया है। तो अब ये झामा ब्रिक है या ओवरबर्न ब्रिक है, तो इसका यूज ना हम मैसनरी में नहीं कर पाएंगे, करते हैं। तो इसका रीजन क्या है कि इसका सरफेस है वो ग्लासी है, और हम यूज करेंगे तो मसाले से इसकी पकड़ नहीं बनेगी, और जब पकड़ नहीं बनेगी तो लोड आएगा तो ये क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप देखते हो कि जो पत्थर होता है, हमने उसमें बीसीएमई में पढ़ोगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, तो उसमें आप पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग का यूज हम करते हैं चिनाई करने के लिए। तो क्या है कि अब ये ओवरबर्न ब्रिक है या झामा ब्रिक है तो ये टेढ़ा मेढ़ा है। तो जैसे पत्थर की ईंटों को टेढ़े मेढ़े जैसे रहते हैं वैसे ये हम उसका जो है दीवार बना लेते हैं। तो इसी तरीके से इसका भी हम यूज कर सकते थे, टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मेन रीजन क्या है कि वो उसका सरफेस जो है ग्लासी हो गया है, तो पकड़ नहीं बन पाएगा मसाले के साथ, इस वजह से इसका हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे कि इसका यूज जो है मैसनरी वर्क में नहीं करते हैं। इसका यूज कर लो या उपयोग कर लो, इसका उपयोग MASANARY मैसनरी वर्क में नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं, तो इसका सारा रीजन जो है मैंने आपको समझा दिया है। अब जो है यहाँ पे लिखाएंगे तो मतलब लिखने को जो है आप अपने भाषा में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं तो वहाँ से आप जो है समझ के इसको लिख सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिखोगे तो ये कोई एग्जाम में जो है पूछने वाला नहीं है कि क्यों नहीं करते हैं। बस ये आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। जब ये आप बात समझ जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे। तो फोर्थ क्लास ब्रिक में जो इसकी स्ट्रेंथ है वो 300 से 350 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसकी जल लॉस क्षमता जो है 10% से कम होती है। और फोर्थ क्लास ब्रिक के रूप में हम ओवरबर्न ब्रिक और झामा ब्रिक को कंसीडर करते हैं, मतलब लेते हैं। और इसका यूज जो है बैलास्ट के रूप में, फाउंडेशन के रूप में और रोड में जो है करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब इस वीडियो को जो है क्या करते हैं, हम यहीं रहने देते हैं, इतना ज़्यादा हो गया। तो इसके आगे का जो है हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो अभी तक जो है हमने शुरू से लेकर के लास्ट तक फर्स्ट क्लास ब्रिक यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड प्रैक्टिस, तो फील्ड प्रैक्टिस के आधार पे यहाँ से लेकर के और फोर्थ क्लास ब्रिक तक जो भी सारे बातें हमने पढ़ी हैं वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारी बातें, इसमें कोई छोड़ने वाली बात नहीं है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। तो इनको याद रखो, क्लासिफिकेशन में इनको याद रख लो। और बस ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर क्लासिफिकेशन में यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बस रहने देते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो जो है आप ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको मज़ा तो आ ही रहा होगा। और
और भी कोई डाउट हो, और जब मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है आप, तो जो है आप जो है जुड़ सकते हो और अपने दोस्तों भाई बंधुओं को जो है बता सकते हो, है ना। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसके आगे का जो क्लासिफिकेशन है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है।